Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CUET का बिजनेस स्टडीज का डोमेन का चैप्टर कंट्रोलिंग। सो इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स थे लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी क्रिस्प वीडियोस अवेलेबल हैं उस लिंक पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो फट से जाओ, अगर अभी तक नहीं देखी है फट से जाके देख लो, ठीक है। अब हम कंट्रोलिंग चैप्टर को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि कंट्रोलिंग चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो CUET के सिलेबस में कवर हो रही हैं। फर्स्ट है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, मतलब कंट्रोलिंग का मतलब क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिश्ता है। और फिर है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोलिंग की प्रोसेस। और फिर है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, वो सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चार चीज़ें आपकी आने वाली हैं CUET में और चारों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। अब इसको अगेन हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ज़्यादातर उसमें अमे का, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें एक लड़की का एग्जाम्पल लेना है, तो हम इसका नाम अमे से इंस्पायर होके, अमे वर्ड से इंस्पायर होके, पहले मैं लड़की ड्रॉ कर लूँ अच्छे से, है ना। ये है अमे का फीमेल वर्जन, इसका हम नाम रखते हैं अमेठी, ठीक है, ये नाम रखते हैं। ओके, सो ये है अमेठी। इसकी होने वाली है शादी, ठीक है। वैसे आजकल बच्चे बोल रहे होंगे मैडम शादी से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस चल रही है, जब देखो शादी के एग्जाम्पल देते रहते हैं, लेकिन शादी के एग्जाम्पल में स्कोप बहुत होता है, तुम ये समझो। अब इसकी शादी होने वाली है और ऑब्वियसली हर लड़की चाहती है उसकी शादी पे वो बेस्ट लगे, राइट। तभी तो इतना 1.5 किलो मेकअप थुपवाती हैं। सो इसको लगना था बेस्ट, लेकिन ये थी ओवर साइज, मतलब ये थी थोड़ी सी मोटी। अब भाई शादी के लिए तो हर कोई जिम ज्वाइन करता है, मतलब मैंने तो जितनी लड़कियां देखी हैं वो शादी से पहले, मतलब 6 महीने पहले जिम आना शुरू कर देते हैं। लाइक आई यूज्ड टू गो टू वन जिम, वहाँ पे ना मैक्सिमम जो लड़कियां आती थी ना, मतलब शादी वाली एज की, वो इसीलिए आती थी क्योंकि 6 महीने में या 8 महीने में उनकी शादी होने वाली होती थी और उनको पतला होना था। चलो भैया ठीक है, अब इसको भी पतला होना है। इसको भी लगा कि नहीं यार, मेरी शादी में मोटी कैसे लग सकती हूँ, मुझे पतला होना है। सो इसने अपने आप को टारगेट दिया, ये अभी है 100 kgs की, ठीक है, ये है अभी 100 kgs की, और इसने बोला कि मुझे 60 kg पे आना है, ताकि वो जो स्टेज पे चढ़ते हुए दूल्हा हाथ देते तो वो हाथ पकड़ के ऊपर तो खींच पाए, क्योंकि लहंगा इतना महंगा होगा, खुद 100 किलो की है तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। मैं यहाँ पे बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत समझना, मैं खुद भी वैसी हूँ, तो आई कांट डू दैट, बट मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, तो उसको थोड़ा फन वे में लेना। सो शादी थी, ओवर साइज थी, 100 kg था, बहुत खाने की शौकीन थी, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ा था, बस खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करती थी। सो इसका टारगेट था 60 kg। सो इसने अपने आप को एक टारगेट दिया, दिस वाज द टारगेट, और ये इसको अचीव करना था 4 महीने में। 4 मंथ्स बाद इसकी शादी थी, तो इसे 4 मंथ्स में 60 kg अचीव करना था। अब लूज कितना करना है, 40 किलो। कितने महीने, 4 महीने। हर महीने ऑन एन एवरेज कितना लूज करना पड़ेगा, 10 kg। अब भाई पहला महीना निकला, ठीक है, ये तो वेट तो करेगी भैया, वेट तो मेजर करना बनता है, तो इसने वेट मेजर किया, इसने सिर्फ 8 kg लूज किया था उस मंथ। ओके, सो फर्स्ट महीने ये सिर्फ 8 kg लूज कर पाई। टारगेट कितना था पहले महीने का, 10 kg। लूज कितना हुआ, 8 kg, मतलब 2 kg रह गया। तो इसको समझ में आया कहीं ना कहीं जो मैंने सोचा हुआ है और जो मैं कर रही हूँ उसमें गैप जा रहा है, तो मुझे वो फिल करने की ज़रूरत है। तो इसने नेक्स्ट महीने थोड़ी और मेहनत करी, और अब इसको 2 किलो यहाँ वाला कम करना है, 10 किलो अगला वाला कम करना है। पर नेक्स्ट मंथ फिर से इसका लूज हुआ 8 kg। कायदे से 12 kg लूज होना चाहिए था, 2 जो पुराना रह गया था और 10 नया वाला, लेकिन हुआ कितना, 8 kg, मतलब 4 kg अभी भी ये टारगेट से दूर चल रही है। तो इसने बोला कुछ और एक्सट्रीम करना पड़ेगा। फिर एक्सट्रीम किया, अगले महीने हुआ 10 kg लूज। फिर इसने सोचा 2 kg अभी भी रह गया स्कोप,
फिर उसके बाद सॉरी 2 kg नहीं 4 kg, क्योंकि पुराने वाले 4 थे और इस बार वाला टारगेट आपने पूरा कर लिया। फिर इसका हुआ टोटल 14 kg लूज। तो अल्टीमेटली 40 किलो जो इसने सोचा था वो उतना लूज हो गया, 60 किलो की हो गई। मस्त लहंगा पहन के दंचक अच्छी सी लग रही थी अपनी शादी पे, और इसने खूब अपनी शादी पे एंजॉय किया, डांस वांस किया। अब आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ। इस लड़की ने अपने आप को एक टारगेट दिया, एक स्टैंडर्ड सेट किया अपने लिए, फिर उसने उसके लिए काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया उसने बीच बीच में अपनी प्रोग्रेस देखी, जो टारगेट उसने सेट किए हुए थे क्या वो उन्हें अचीव कर पा रही थी, उसने वो देखा, ठीक है। और देखते देखते जहाँ पे उसने लग रहा था कि कहीं पे गैप जा रहा है, कहीं पे डेविएशन जा रही है, उसने करेक्टिव स्टेप्स लिए, और करेक्टिव स्टेप्स ले लेके अल्टीमेटली उसने उस गोल को अचीव कर लिया जो उसने अपने लिए सेट किया था। ये पूरी प्रोसेस में पता ही है अमयती क्या कर रही है, ये अमयती यहाँ पे कंट्रोलिंग कर रही है। समझ में आया कंट्रोलिंग का मतलब? कंट्रोलिंग में बेसिकली हम अपने आप को कुछ स्टैंडर्ड सेट करके देते हैं, काम करते हैं, फिर अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। जैसे इसने मेजर किया है कि कितना किलो लूज किया है, 8 किलो लूज किया है, दैट वाज हर एक्चुअल परफॉर्मेंस। करना कितना था, 10 किलो करना था, दोनों में कितना गैप जा रहा है, 2 kg का गैप जा रहा है। फिर उस डेविएशन को फिल करने के लिए इसने काम किया। सो यहाँ आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, और फिर एक्चुअल और मतलब करेक्टिव एक्शन लेके आप कहीं ना कहीं मतलब गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी कॉल कंट्रोलिंग। सो इट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड वन। 10 किलो सोचा था, 8 किलो अचीव किया, इन दोनों को कंपेयर करना ही हमारा कंट्रोलिंग का मेन पार्ट होता है। ठीक है, समझे? चलिए अब समझते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस क्यों, मतलब क्यों ज़रूरी है कंट्रोलिंग। फर्स्ट ये बोलते हैं कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये तो भैया तुम्हें रट गया होगा अब तक, है ना, कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो हम क्यों करते हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके, राइट। तो हम कंट्रोलिंग भी क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। सेकेंड है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। भैया इस लड़की ने अपने लिए हर मंथ का टारगेट सेट किया 10 किलो, टोटल टारगेट सेट किया 40 किलो, राइट। अब क्या वो अचीव कर पाई? पहली बार में नहीं कर पाई, दूसरी बार में और एफर्ट्स करे, थोड़ा बहुत कर पाई, तीसरी बार में और एफर्ट्स करे, कर पाई। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाता है कि जो स्टैंडर्ड्स आपने अपने आप को दिए हैं वो इम्पॉसिबल टू अचीव नहीं है, वो सही है। बट वहीं पे इसने अपने आप को टारगेट दिया होता है 1 मंथ में मुझे 40 किलो लूज करना है, क्या वो कर पाती? क्या उसका जो टारगेट सेट था, क्या उसका जो स्टैंडर्ड सेट था वो अचीवेबल था? आंसर है नहीं। सो बेसिकली आपको ये समझ में आ जाता है कि आपने जो अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किए हैं क्या वो एक्यूरेट हैं भी कि नहीं है, तो आपको जज करने में मदद मिल जाती है। मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, अगर आपको उनको एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड आप अपने लिए सेट कर रहे हो क्या वो अचीव हो रहे हैं, डेविएशन जा रही है तो क्यों जा रही है, वेस्ट। जब आप पूरा कंटिन्यूस नज़र रखते हो, सुपरविजन करते हो, मॉनिटरिंग करते हो, तो वैसे ही रिसोर्सेज फालतू में वेस्ट नहीं होते हैं, रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज होते हैं। इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, उन पे नज़र रखी हुई है, वो ढंग से काम कर रहे हैं तो उनको प्रशंसा मिल रही है, वो ढंग से काम नहीं करे तो उनको करेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं उनके अंदर भी मोटिवेशन आएगी कि यार हमें अच्छा काम करना है। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑब्वियसली नज़र रखना मतलब दूसरों के एक्शंस को ट्रैक करना। दूसरों के एक्शंस को ट्रैक करोगे तो ऑर्डर और डिसिप्लिन तो मेंटेन होगा ही ना, कोई गलत काम करने लगेगा उससे पहले ही तुम उसे पकड़ लो। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, जब हर एक चीज़ बहुत ही प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में होगी, सुपरविजन के अंडर होगी, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन भी इंश्योर्ड रहेगा। ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग की कोई लिमिटेशंस नहीं है, देयर आर फ्यू लिमिटेशंस। फर्स्ट है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। हर एक चीज़ में आप क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड नहीं सेट कर सकते। यू कांट बी लाइक कि हर चीज़ को मेजर कर लो, हम यूनिट्स मेजर कर सकते हैं, हम यूनिट्स में। किसी के इमोशंस की बात हो रही है, ऑन द स्केल ऑफ 10 बताओ तुम कितना इमोशनल फील करते हो, ये चीज़ पॉसिबल है क्या यार? ऐसे कैसे बता सकते हैं हम कितना इमोशनल फील करते हैं? सो कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें क्वान्टिटेटिव स्टैंडर्ड सेट नहीं किए जा सकते हैं।
लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। भाई इंटरनल फैक्टर्स को तो आप जितना मर्जी चाहो उतना कंट्रोल कर लो, लेकिन व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स? गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेके आ गई है, अर्थक्वेक आ गया है, अब इन सब पे तुम्हारा कंट्रोल था कि तुमने बोला अर्थक्वेक अभी मत आ, 2 महीने बाद आना, या फिर गवर्नमेंट को बोला गवर्नमेंट अभी मत लाओ यार, हम तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए, और गवर्नमेंट मान गई कि हाँ हाँ बेटा तुम्हारे हाँ कहीं तो हम इंतजार कर रहे हैं। नहीं, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आपका कंट्रोल नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाती हैं। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कभी कभी एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा छिद जाते हैं कि नहीं हमें नहीं करना है तो नहीं करना है, और एम्प्लॉयज़ जब इकट्ठे हो जाते हैं और साथ मिलके किसी चीज़ को रेसिस्ट करते तो ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी मुश्किल होता है उस पर्टिकुलर चीज़ को एग्जिस्टेंस में लाना। कॉस्टली अफेयर, ये कोई सस्ता वो नहीं है, बहुत पैसे लगते हैं। जो टेक्निक्स है ना कंट्रोलिंग की वो बहुत पैसा मांगती हैं, तो ये कोई सस्ता अफेयर बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बहुत पैसा लगता है। इसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इसको मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए, आपको याद है प्लानिंग में अपन क्या कर रहे थे? प्लानिंग में सबसे पहले हम अपने लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे थे, ठीक है? प्लानिंग में हम सबसे पहले अपने लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे थे जो हमें अचीव करना था। कंट्रोलिंग में हम एक अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ मेजर कर रहे थे, राइट? सो प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, कंट्रोलिंग में हमने हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड सेट जो किए थे उसके साथ मेजर कर रहे थे। अब ये स्टैंडर्ड सेट कहाँ से आए हैं? यहाँ से आए हैं। हमने प्लानिंग में ही तो स्टैंडर्ड सेट किए थे जिसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंट्रोलिंग में कंपेयर कर रहे हैं, तो एक रिलेशनशिप तो ये हो गया। उसके बाद आप ये देखिए, प्लानिंग में हमने नोटिस किए बहुत सारे डेविएशंस। हमें पता चला कि हमारे जो स्टैंडर्ड सेट हमने किए हैं उनमें ये चेंजेस होने चाहिए, इतना हम अचीव कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा ही हमने सोचा हुआ है, ये इम्पॉसिबल टू अचीव थिंग है, ये है वो है। बहुत सारे लेसन्स हमने लर्न किए कंट्रोलिंग के थ्रू। अब वो सारे के सारे लेसन्स अगली बार की प्लानिंग में भी तो इस्तेमाल होंगे ना। जो लेसन्स हम कंट्रोलिंग में सीख के आए हैं वो कहीं ना कहीं अगली बार की प्लानिंग में इस्तेमाल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। सो आप ये समझिए, प्लानिंग और कंट्रोलिंग कुछ इस तरह से एसोसिएटेड है कि कंट्रोलिंग में जो स्टैंडर्ड सेट से हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं वो स्टैंडर्ड्स हम सेट करते हैं हमारी प्लानिंग में, एंड एट द सेम टाइम जो भी लेसन्स हम कंट्रोलिंग में लर्न करते हैं उसको हम अगली बार की प्लानिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये इस तरीके से एक दूसरे की मदद करती हैं। सो इट सेज प्लानिंग इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, प्लान सेट द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लान स्टैंडर्ड सेट करते हैं कंट्रोलिंग के लिए जिससे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस, मैनेजर्स हैव नथिंग टू कंट्रोल। अगर स्टैंडर्ड्स पहले से सेट नहीं होंगे तो मैनेजर्स के पास कुछ भी नहीं होगा कंट्रोल करने के लिए। प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, प्लानिंग मीनिंगलेस है कंट्रोलिंग के बिना। इट इज फ्रूटफुल when control is exercise। अगर मान लीजिए हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड सेट हैं उसके साथ कंपेयर ही नहीं करेंगे तो मतलब ही क्या हुआ, मतलब तुम्हारी पूरी प्रोसेस करने का क्या सेंस हुआ। सो इसलिए बेसिकली दे आर सेइंग कि प्लानिंग का कोई अस्तित्व नहीं है अगर कंट्रोलिंग ना हो। अगर तुमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं किया स्टैंडर्ड सेट्स के साथ तो ऐसे सिनेरियो में तुम्हारा इतना प्लान करने का, इतना पैसा खर्च करने का, इतना एफर्ट्स लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। कंट्रोलिंग मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग एंड हेल्प्स इन टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कंट्रोलिंग मेजर करती है इफेक्टिवनेस प्लानिंग की और हेल्प करती है करेक्टिव एक्शन लेने में, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम यही तो करते हैं, एक्चुअल को कंपेयर करो स्टैंडर्ड के साथ और उसके बाद जो भी स्टेप्स लेने हैं, मतलब जो भी करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं वो ले लो। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। अच्छा, एक सेंटेंस बोला जाता है कि प्लानिंग का मतलब होता है आगे देखना और कंट्रोलिंग का मतलब होता है पीछे देखना। क्या ये सेंटेंस सही है? तो उसका आंसर बनता है नहीं, ये सेंटेंस अधूरा सच है। प्लानिंग का मतलब ये तो है कि हम आगे देख रहे हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि कंट्रोलिंग में जो हम लेसन सीख के आते हैं वो सारे के सारे हम प्लानिंग में इंप्लीमेंट करते हैं, तो मतलब हम पीछे भी तो देख रहे हैं। पिछले साल हमने लाइफ में जो गलतियां करी थी इस साल हम नहीं करेंगे। प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं ना हमारा आगे आने वाला एक साल कैसे होने वाला है, लेकिन एट द सेम टाइम पिछले साल हमने जो गलतियां की थी हम वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो पिछले साल से भी तो आप कुछ सीख के आ रहे हो ना प्लानिंग के लिए, तो वो लुकिंग बैक भी तो हुआ।
और एट द सेम टाइम कंट्रोलिंग में ये बोलते हैं कि भैया पिछले परफॉर्मेंस एनालाइज करते हो तो इट्स लुकिंग बैक, ठीक है, हम पिछली परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं, हमने पूरे साल में ओवर द ईयर क्या क्या किया हम उसे एनालाइज करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यही लेसन जो हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं क्या अगली बार की हम प्लानिंग में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, अगली बार जो अगला साल होगा उसमें हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो क्या ये आगे देखना नहीं हुआ ना। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही, आगे देखना भी होता है पीछे देखना भी होता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों ही आगे देखना भी होता है पीछे देखना भी होता है, ठीक है। So planning is future oriented function as it involves looking in the advance and making policies for the maximum utilization of the resources in the future, and that is why it is considered forward looking function. In controlling ओके ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, जो भी था सार मैंने आपको सारा बता दिया, आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले सकते हैं, बाकी हम नॉट गोना रीड इट क्योंकि इसमें इतना कुछ खास है नहीं। अब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की प्रोसेस के बारे में, पूरी प्रोसेस किस तरह से मूव करती है कंट्रोलिंग की। फर्स्ट है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मतलब पहले तो आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर लो, क्या टारगेट तुम्हें अचीव करना, लाइक अमेठी को क्या करना था, उसे 100 से 60 पे आना था, दैट वाज हर टारगेट, दैट वाज हर स्टैंडर्ड, वो सेट कर लो। फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसने क्या किया, हर मंथ में वो बाइफिकेट कर दिया, जो उसका टारगेट था उसको हर मंथली बेसिस पे बाइफिकेट कर दिया, तो पहले महीने 10 केजी, नेक्स्ट महीने 10 केजी, नेक्स्ट महीने 10 केजी, नेक्स्ट महीने 10 केजी, तो अब उसने एक्चुअली देखना शुरू कर दिया, पहले महीने उसे पता लगा उसने 8 केजी लूज किया, ये क्या था, उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई है उसने वो मेजर किया है। फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, हर महीने 10 केजी लूज करना था, पिछले महीने कितना किया, 8 केजी लूज किया, इन दोनों को उसने कंपेयर किया और उसको पता लगा 2 केजी मेरा इस बार का टारगेट छूट गया है। और उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशन, मतलब कितना डेविएशन आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है वो आपको पता लगाना है, और वो जैसे ही आपको पता लगेगा उसके बाद आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हो, उसे ठीक करने के लिए सोच सकते हो। जैसे उसने पहले महीने देखा 2 किलो कम था, अगले महीने देखा 2 किलो और कम था, तो टोटल 4 किलो वो बढ़ गया था, तो उसने फिर करेक्टिव एक्शन लिया, उसने और एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट किए, और थर्ड टाइम उसका टारगेट ऑलमोस्ट मीट हो गया था, और फोर्थ टाइम तो बिल्कुल ही मीट हो गया था। तो उसने जो भी करेक्टिव एक्शन लिए उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो भी स्टैंडर्ड सेट किया था उसको वो अचीव करने में सक्सेसफुल रही। सो प्रोसेस किस तरह से मूव करती है, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड सेट करते हो, उसके बाद आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, उसके बाद आप एक्चुअल और स्टैंडर्ड सेट को दोनों को कंपेयर करते हो, फिर डिफरेंस देखते हो दोनों में कितना आ रहा है, डिफरेंस देखने के बाद आप करेक्टिव एक्शन लेते हो। So it says setting performance standards. Standards are criteria against which the actual performance can be measured. Standards are the benchmarks towards which an enterprise strives to work. Due to changes in business environment, the standards should be flexible enough to be modified according to the situation. कभी-कभी standards को थोड़ा सा आपको flexible रखना चाहिए ताकि अगर environment में कोई change आया हुआ है तो हम उसको उसके according change कर सकें। Measurement of actual performance. First, performance standards are set and then actual performance is measured. Performance should be measured in an objective and reliable manner, which includes personal observation and sample checking. जब आप actual performance को measure करें ना, बहुत ही तरीके से ढंग से होना चाहिए, बहुत ही तमीज़ से होना चाहिए, reliable way में होना चाहिए, और personal observation की ज़रूरत पड़े या sample checking की ज़रूरत पड़े, किसी भी way में you can do that particular thing. Performance is to be measured in the same terms in which the standards are set. अगर आपने kgs में standard set किया है तो आपको actual performance को भी kgs में measure करना है, ये मत करना वो kilos में set किया है, ये kilograms में set किया और ये तुम grams में वो कर रहे हो measure, फिर बहुत वो हो जाएगा, units different हो जाएंगी, तो फिर तुम्हारा comparison ढंग से नहीं हो पाएगा। Comparing actual performance with standard. This step involves comparison of actual performance with the standard. Comparison will reveal the deviation between actual and the desired performance. Deviation reveal कर देगी, मतलब कहाँ आप अलग जा रहे हो, अपने पथ से हट रहे हो, वो पता चल जाएगा आपको। If the performance matches the standard, it may be assured that everything is under control. अगर performance जो भी एक्चुअल वाली है वो स्टैंडर्ड से मैच कर रही है, लाइक तुमने 10 किलो सोचा था, 10 किलो अचीव कर लिया है, तो मतलब तुम्हारा हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से चल रहा है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशन, डेविएशन को एनालाइज करो, इसके 2 तरीके होते हैं, देखो ये बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल।
कंट्रोल शुड फोकस ऑन की रिजल्ट्स एरियाज, KRAs बोलते हैं, विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. दीज KRAs आर सेट एज क्रिटिकल पॉइंट्स. ये बोलते हैं कि देखो जितना भी काम होता है वो पूरा का पूरा तो क्रिटिकल नेचर का नहीं होता. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें थोड़ा बहुत डेविएशन हमें चल जाता है, बट इन चीज़ों में हम बिल्कुल भी डेविएशन नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं. ये बहुत ही क्रिटिकल नेचर की रहती हैं. तो आपको क्रिटिकल नेचर वाले एरियाज पहले पता लगाने हैं और ये देखना है कि उनमें कोई डेविएशन तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर इनमें कोई डेविएशन हुआ तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ सकता है. सो आप ये ध्यान देंगे क्रिटिकल पॉइंट एरियाज में कोई भी डेविएशन नहीं होना चाहिए. अगर इनमें डेविएशन हो रहा है तो उनको फट से ठीक करो, उनमें करेक्टिव एक्शन लो और उनको ट्रैक पे लेके आओ. बाकी एरियाज को आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर सकते हो या उनमें करेक्टिव एक्शन लेने की आपको ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती. सो क्रिटिकल पॉइंट एरियाज, की रिजल्ट एरियाज भी बोलते हैं इनको, KRAs, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट इनके ऊपर आपको कड़ी नज़र रखनी पड़ती है. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में ये बोलते हैं कि भैया देखो हर एक चीज़ को अगर कंट्रोल करने जाओगे तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी किसी भी चीज़ का कंट्रोल नहीं बचेगा. बोलते हैं ना कि अगर बहुत ज़्यादा रेत तुम अपने हाथ में दबाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे हाथ से निकलती जाएगी. तो बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रिंजेंट तुम किसी चीज़ के साथ हो जाओगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की अगर तुम कोशिश करोगे किसी चीज़ को, तो वो तुम्हारे हाथ से कब फिसल जाएगी तुम्हें पता ही नहीं लगेगा. सो बेसिकली मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में वो बोलते हैं कि जिन एरियाज़ को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उन्हें कंट्रोल करो, सबके पीछे मत दौड़ो. अच्छा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज द लास्ट स्टेप. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो डेविएशन हमने फाइंड की है उसको कैसे सुधारा जा सकता है. पहले तो सुधारा जा सकता है कि नहीं सुधारा जा सकता है वो देख लो, और सुधारा जा सकता है तो कैसे सुधारा जा सकता है वो एक्शन लेने की आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है. द फाइनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन. नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन इज विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स, बट वेयर सिग्निफिकेंट डेविएशन अकर्स करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड. जब देखिए हर एक इंसान जब ये सब चीज़ें सेट करता है तो वो एक रेंज लेके चलता है. जैसे मान लीजिए 10 किलो हमने सोचा हुआ था कि हमें लूज़ करना है, लेकिन अगर हम 8 भी लूज़ करेंगे तो हमें चल जाएगा. तो दिस वॉज आवर एक्सेप्टेबल लिमिट. किसी इंसान ने अगर 9 kg लूज़ किया होगा, वो एग्जैक्ट 10 नहीं लूज़ कर पाया, लेकिन दिस वॉज हिज एक्सेप्टेबल लिमिट कि हाँ भाई अगर 9 भी होगा 8 भी होगा तो भी मुझे चल जाएगा. तो किसी इंसान ने अगर 9 किलो लूज़ किया होगा तो उसको चल जाएगा, उसमें फिर वो करेक्टिव एक्शन लेने के पीछे नहीं भागेगा. क्या समझे? एक्सेप्टेबल लिमिट समझनी है आपको अपनी, ठीक है. अगर आप एक रेंज रखते हैं 8 से 10 की, या जितनी भी आप जो भी रिस्पेक्ट में अपना वो देख रहे हैं, तो उस एक्सेप्टेबल लिमिट में अगर आपका रिजल्ट निकल के आता है तो आपको उन डेविएशंस को कभी भी करेक्ट करने के लिए अलग से एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती. लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपने रेंज नहीं ली है, या फिर कोई चीज़ रेंज के बियॉन्ड हो गई है, फिर उसमें करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 किलो ही लूज़ कर पाते आप, तो फिर आपको करेक्टिव एक्शन लेना था, क्योंकि आपकी रेंज क्या थी, 8 to 10 थी. अब आता है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट. आई नो ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो गया क्योंकि इस चैप्टर में इतना कुछ है नहीं, बट ये जो टेक्निक्स हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझिएगा. टेक्निक्स ऑफ मैनेजरल कंट्रोल में ये बोलते हैं इट मे बी क्लासिफाइड इन 2 ब्रॉड कैटेगरीज. वन इज ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो कि सालों से इस्तेमाल हो रही है, अभी भी इस्तेमाल होती है, और फिर आती है मॉडर्न टेक्निक्स जो कि नई नई शुरू हुई हैं. अब नई नई से इसका मतलब ये नहीं कि पिछले साल या पिछले से पिछले साल शुरू हुई है, 10 साल 15 साल ऐसे, और ट्रेडिशनल मतलब बहुत ही अति वाली पुरानी हो चुकी हैं. तो एक एक करके देख लेते हैं इनमें क्या होता है. First है personal observation, then it's statistical reports, break-even analysis, budgetary control, return on investment, and last one is ratio analysis. सारे एक एक करके हम पढ़ेंगे.
स्टार्टिंग विद पर्सनल ऑब्जर्वेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है पर्सनली ऑब्जर्व करना। यहाँ पे एक बंदा बैठा होगा जिसको हम मैनेजर बोलते हैं, वो बैठ के टुकुर टुकुर आपकी परफॉर्मेंस को देखता रहेगा, सारी चीजें प्रैक्टिकली एनालाइज करेगा और ऑब्जर्वेशन यूज करके इवैल्यूएशन वाला काम करेगा। सो इट enables the manager to collect first hand information but it is very time consuming and cannot be used in all the kinds of job। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। एट द सेम टाइम आपको हर जॉब के लिए ये सही बैठे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, मतलब हर जॉब में आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल कर पाओ, दैट्स नॉट, मतलब तुम ये समझो ना, देखो जैसे एमबीए में पढ़ाई हो रही है, ठीक है, अब किसी इंसान को पर्सनल ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है तो वो कितने टीचर्स पे नजर रखेगा, कैसे रखेगा ऑल टाइम, क्योंकि यहाँ पे भी शूट हो रहा है, वहाँ पे भी शूट हो रहा है, वहाँ पे भी शूट हो रहा है, 3 जगह एक सेम इंसान कैसे बैठ के मतलब पूरा वो करेगा। और बहुत सारे रख दिए तो फिर वो अलग अलग तरीके से अलग अलग नज़रों से एनालाइज करेंगे तो वो भी डिफरेंस हो जाएगा। इससे ये हर एक टाइप की जॉब के ऊपर सूटेबल नहीं होता एंड प्लस हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। Statistical reports, statistical analysis in the form of averages, percentages, ratios, correlation etc. present useful information to managers regarding performance of organization। ऐसे मानिए आपने स्टैट्स पढ़ा था बचपन में क्या 11th-12th में ही पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के साथ दूसरी बुक। तो स्टैट्स में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हम, रेशोज का इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेजेस, कोरिलेशन निकालते हैं, एवरेजेस निकालते हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके हम जितनी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो पेश करते हैं इन सब टूल्स को इस्तेमाल करके और एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में, ताकि कंपैरिजन आराम से हो सके। फिर है ब्रेक इवन एनालिसिस, इट इज अ टेक्निक टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। तीनों चीजें याद रखना है, इससे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट, मतलब ऐसा स्पेस जहां पे ना प्रॉफिट ना लॉस वाली सिचुएशन आती है उसको अपन ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, और उस एनालिसिस में हम इन तीनों का कंपैरिजन देखते हैं। बजटरी कंट्रोल में हम बजट्स बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बजट मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स में जब हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं, फॉर से अगले महीने का बजट मेरा 10,000 रुपये है तो हमने न्यूमेरिकल टर्म्स में उसे इस्तेमाल किया। टाइप्स ऑफ बजट कौन कौन से बनते हैं, सेल्स बजट बनता है, कैश बजट बनता है, प्रोडक्शन बजट बनता है, कैपिटल बजट बनता है, मटेरियल बजट बनता है, R&D बजट बनता है। बस जो जो नाम लिखे हुए हैं ना उसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वैसी है। सेल्स बजट में हम सेल्स से रिलेटेड बजट बनाते हैं कि हमें इतनी सेल करनी है अगले महीने। कैश बजट में कितना कैश इनफ्लो होने वाला है, कितना कैश आउटफ्लो होने वाला है वो देखते हैं। प्रोडक्शन बजट में हमें कितना प्रोड्यूस करना है उसका हम बजट बनाते हैं। कैपिटल बजट में हमें कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है, कितना कैपिटल होना चाहिए उसका बजट बनता है। मटेरियल बजट में हम मटेरियल से रिलेटेड बजट बनाते हैं, रॉ मटेरियल हो गया, कुछ भी हो गया। R&D में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना स्पेंड करना है उसका बजट बनाते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं बजटिंग के? बजटिंग के एडवांटेजेस ये होते हैं कि पहला तो ये मदद करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में, ये चीज़ तो हम हर कहीं चिपका सकते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज़, जब एम्प्लॉयज़ को पता है कि भैया तुम्हें इतना टारगेट मिला हुआ है तो फिर वो उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। जैसे मम्मी पापा हमें पॉकेट मनी देते हैं, राइट, हर मंथ हमें पॉकेट मनी मिलती है, तो हमें पता है हमारी औकात कितनी है, हमें कितना स्पेंड करना है, तो हम अपना मोटिवेशन बनाए रखेंगे कि भैया इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हम हर काम उस तरीके से करेंगे कि हम इस वे में काम करें कि हमारा ये जो टारगेट है ये अचीव हो जाए, हम इसके बियॉन्ड कभी भी नहीं जाएं, क्योंकि बियॉन्ड चले जाओगे मतलब तुमने बजट को एक्सीड कर दिया, मतलब तुमने अपनी पूरी मेहनत को बेकार कर दिया। हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब हर किसी को पता है तुम्हारे पास इतना सेट है, इतना पैसा है, तो तुम उसी के अंदर काम करोगे, तो तुम हर एक रिसोर्स को निचोड़ के इस्तेमाल करोगे, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं, मतलब वेस्टेज नहीं करोगे, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं, वेस्टेज नहीं करोगे। तुम ये नहीं सोचोगे कोल्ड ड्रिंक इतनी बड़ी ली है तो इतनी सी पी के बाकी की फेंक दो, नहीं, इस कोल्ड ड्रिंक के पैसे भरे हैं दोबारा नहीं मिलेगी तो इतना पी के इतना फ्रिज में रख दो, अगले दिन पी लेना, ऐसा टाइप्स। इज ऑल्सो यूज फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हर एक डिपार्टमेंट को पता है कि यार सबके टारगेट्स फिक्स हैं, सबको उसी के विदिन काम करना है, तो एक दूसरे की मदद से अगर हम उस टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें। तो फिर ऐसे में कोऑर्डिनेशन भी बढ़ जाता है उन लोगों के बीच में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ से मॉडर्न टेक्निक शुरू हो रही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में ये बोलते हैं ROI इज अ टेक्निक विच प्रोवाइड्स द बेसिक यार्डस्टिक फॉर मेजरिंग वेदर और नॉट इन्वेस्टेड कैपिटल कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली फॉर जनरेटिंग अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न। भाई जितना पैसा तुम लगा रहे हो, तुम क्या चाहते हो उससे ज़्यादा पैसा ही तुम्हें मिले ना। तुम यूँ तो नहीं करोगे कि मैं 10 रुपये लगा रहा हूँ और मुझे 8 रुपये मिले, ऐसे तो बेवकूफ़ी होएगी। तो अगर तुम 10 रुपये लगा रहे हो तो तुम एक्सपेक्ट करोगे यार मुझे 15 मिले,
ताकि 5 रुपए अगर मेरी बढ़ोतरी हो रही है तो मेरे को फील तो आए काम करने का। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हम यही मेजर करते हैं। इसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप चाहें तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। इससे MCQ पूछा जा सकता है, मतलब इन अ वे CUET में तो पूछा जा सकता है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है रेशो एनालिसिस। ये बोलते हैं रेशो एनालिसिस रेफर्स टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस रेशोज। 11th-12th क्लास में तुमने बहुत सारी रेशोज निकालना सीखा होगा, अकाउंट्स में सीखा होगा, साथ में स्टैट्स में भी समवॉट इस्तेमाल होती हैं। तो लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और टर्नओवर रेशो, इन सब रेशो से भी तुम पता लगा सकते हो कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ओके फिर बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स बने होते हैं। कॉस्ट सेंटर होता है, रेवेन्यू सेंटर होता है, प्रॉफिट सेंटर होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है। इनका कुछ नहीं है, बस सिंपल सा लॉजिक है। जो सेंटर है ना, जो भी उस सेंटर के आगे नाम लिखा हुआ है, बस वो उसी से रिलेटेड काम करते हैं। अ कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर इज अ सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच अ मैनेजर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑपरेशंस। मतलब ये बेसिकली कॉस्ट के ऊपर अपना वो बनाए रखते हैं कि भैया कॉस्ट इसके बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट की अरेंजमेंट कहाँ से होगी, कैसे होगी वो। रेवेन्यू सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जिनका मेन काम होता है रेवेन्यू जनरेट करने का, कि कहीं से भी पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ, मतलब सामान बेच के। प्रॉफिट सेंटर का मेन मकसद होता है प्रॉफिट को बढ़ाना। इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच मैनेजेस वेयर मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यूज एंड कॉस्ट। रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि देखो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों का ही ध्यान देना पड़ेगा। तो ऊपर वाला जो सेंटर है और नीचे वाला जो सेंटर है, उन दोनों के मिल के काम ये पर्टिकुलर सेंटर करता है। इन्वेस्टमेंट सेंटर ये देखेगा कि कौन से वाली चीज़ में इन्वेस्ट करना, सो दैट आपको मैक्सिमम आउटपुट डिराइव हो सके। फिर है मैनेजमेंट ऑडिट। जैसे हर एक चीज़ की ऑडिट होती है, जैसे आप पढ़ते हैं CA वाले लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अकाउंट्स की ऑडिट करते हैं, राइट। तो वैसे ही मैनेजमेंट की भी ऑडिट होती है। मैनेजमेंट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी हर एक इंसान की, क्या वो प्रॉपरली हुई है, मैनेजमेंट के जो भी फंक्शंस होते हैं क्या वो ढंग से हुए हैं कि नहीं हुए, वो देखा जाता है। ऑडिटिंग इज बेसिकली चेकिंग वेदर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच वर गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन हैज बिन कंप्लीटेड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन और नॉट, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑडिट रेफर्स टू सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से मैनेजमेंट के द्वारा की गई ऑडिट, मतलब किए गए काम। नेक्स्ट इज PERT एंड CPM। PERT का फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और CPM का फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। दोनों की ही अब्रिविएशन का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्योंकि इससे MCQ पूछा जा सकता है। सो दीज टू आर इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज्ड टू प्लान, शेड्यूल एंड कंट्रोल अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ऐसे मानिए कि बहुत जो इंटेंस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उन सब के ऊपर ये एप्लीकेबल होते हैं, मतलब उन सब के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। जैसे मान लीजिए शिप बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए फट्टे लाना, फिर उसको अरेंज करना, आधा बनाना, फिर उसके बाद उसमें इंटीरियर ऐड करना, ये करना वो करना, बहुत सारे पार्ट्स में हम उसे बांट सकते हैं, राइट। फिर हम ट्रैक करते रहते हैं कि ये पार्ट की परफॉर्मेंस कंप्लीट हुई है, इस पार्ट की कंप्लीट हुई है, इस पार्ट की हुई है। दोनों में डिफरेंस बस इतना होता है कि एक में टाइम ड्यूरेशन अलॉटेड होता है, दूसरे में टाइम ड्यूरेशन का कोई वो नहीं होता। दीज टेक्निक्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड इंप्लीमेंटिंग टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग परफॉर्मेंस ऑफ अ वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, डाइवर्स एंड इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। बहुत ही कॉम्प्लेक्स, डाइवर्स जो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, ऐसे प्रोजेक्ट जो होते हैं ना जिनमें ये सब चीज़ें लगती हैं, उनके ऊपर ये बहुत सही तरीके से फिट बैठता है। फिर इसके बाद है हमारा MIS, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट फॉर द इफेक्टिव मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। इट इज इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा रियल टाइम बेसिस पे चलता है। MIS offers the following advantages to the manager. It facilitates collection and management and dissemination of information. इसके थ्रू information बहुत आसानी से collect, manage और फैल सकती है, distribute हो सकती है। It supports planning and controlling at all levels. इसकी वजह से planning और controlling सारे levels पे आराम से implement की जा सकते हैं। It improves quality of information. इससे हम quality of information को बढ़िया बना सकते हैं, और cost effective भी है क्योंकि एक ही system से पूरा चीज़ें हो जाती हैं। It reduces information overload. इससे इंफॉर्मेशन का जो ओवरलोड इकट्ठा हो जाता है, पहाड़ बन जाता है, वो थोड़ा सॉर्टेड हो जाता है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही ट्रैक्ड वे में सही तरीके से सिस्टमैटिक फॉर्मेट में फिट हो जाती है। सो ये था हमारा लास्ट एक कॉन्सेप्ट। नाउ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज ओवर। यस, कंट्रोलिंग बस इतनी ही देर का था, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। इसमें बस आपको टेक्निक्स थोड़ी सी याद रखनी है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन में अगर उन्होंने केस स्टडीज़ वगैरह दे दी हैं
तो केस स्टडीज़ कैसे आएंगी कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की किस्सा दिया होगा कि उसमें ये हो रहा है, फिर सुपरविजन रखा गया, ये हुआ वो हुआ, कंट्रोल वर्ड मेंशन नहीं करेंगे। लास्ट में आपसे पूछ लेंगे बताओ मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन हो रहा है यहाँ पे, या वो आपको दे देंगे एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जो कि CPM और PERT के थ्रू हम कर रहे हैं एंड ब्ला ब्ला स्टफ, और उसके बाद लास्ट में आपसे पूछ लेंगे फंक्शन बताओ कौन सा है। कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग में तो फिर इस वाली चीज़ से होता क्या है वो बता दो। तो ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें आ सकते हैं, और बजट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बजट वाले टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको मॉक टेस्ट तो बहुत सारे देने ही वाली हूँ बिफोर योर CUET एग्जाम, सो आराम से उसकी कोई टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अभी फिलहाल प्रिपरेशन करो जितनी कर सकते हो। एंड अगर कोई भी वीडियो अगर तुम्हें ढंग से नहीं मिल रही है यूट्यूब पे, तो वेबसाइट पे भी ढूंढ सकते हो। magnetbrains.com टाइप करना, तुम्हें वेबसाइट खुली हुई दिख जाएगी। यहाँ पे सारे कोर्सेज आ जाएंगे, इसमें CUET को सिलेक्ट करना, यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना। ऐसा ही एक एंटरप्रेन्योरशिप का भी बनेगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप दोनों ही पढ़ाने वाली हूँ। सो एंटरप्रेन्योरशिप का भी बनेगा, और ऐसे सारी वीडियो सीक्वेंस में लगे होंगे। जो भी वीडियो खोल के देखना, तुम्हारे डाउट्स क्लियर करना, और उसके बाद मैग्नेट ब्रेन्स को थैंक यू बोल देना, ठीक है। बस इतना ही करना है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो उसके लिए उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।